हेलो स्टूडेंट्स। इंग्लिश में स्टेटिव वर्ब्स का प्रयोग अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। जैसे वर्ब्स ऑफ पोजेसन। देखिए, जो भी वर्ब्स ऑफ पोजेसन होती हैं वो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं और उनका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, सी हैज़ ए ब्यूटीफुल हाउस। यहाँ पर हैज़ एक वर्ब ऑफ पोजेसन है और इसका प्रयोग यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया गया है। यहाँ पर हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर हम ऐसा नहीं कह सकते सी इज़ हैविंग ए ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही ऑन्स ए बुक स्टोर। अब यहाँ पर जो ऑन वर्ब है ये भी एक स्टेटिव वर्ब है, ये वर्ब ऑफ पोजेसन है और यहाँ पर भी इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया गया है। यहाँ पर भी हम इसका प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते, अर्थात हम ऐसा नहीं कह सकते ही इज़ ऑनिंग ए बुक स्टोर। नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। देखिए, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन भी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं और उनका प्रयोग भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं। इनका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसे आई सी ए बर्ड ऑन द ट्री। अब यहाँ पर जो सी है ये एक वर्ब ऑफ परसेप्शन है और यहाँ पर इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया गया है। यहाँ पर हम ऐसे नहीं कह सकते आई एम सीइंग ए बर्ड ऑन द ट्री। नेक्स्ट है दिस केक टेस्ट डेलिशियस। अब यहाँ पर जो टेस्ट वर्ब है ये यहाँ पर वर्ब ऑफ परसेप्शन है और इसलिए यहाँ पर ये एक स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, तो इसका प्रयोग भी हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करेंगे। यहाँ पर ये कहना गलत होगा कि दिस केक इज़ टेस्टिंग डेलिशियस। ठीक है, तो इसलिए इसका प्रयोग भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, कॉन्टिन्यूअस में नहीं करेंगे। नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स। जो भी वर्ब्स ऑफ इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं वो भी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। ठीक है, और उनका प्रयोग भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते। इनका प्रयोग हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे आई लव रीडिंग ट्रैवल ब्लॉग्स, दे प्रीफर टी ओवर कॉफ़ी। अब यहाँ पर जो ये लव वर्ब है और ये जो प्रीफर वर्ब है ये वर्ब्स ऑफ इमोशंस और फीलिंग्स है। ठीक है, तो इनका प्रयोग हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इनका प्रयोग किया गया है। इनका प्रयोग यहाँ पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते। अर्थात यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस को आई लव रीडिंग ट्रैवल ब्लॉग्स, इसको अगर ऐसे लिखे आई एम लविंग रीडिंग ट्रैवल ब्लॉग्स, तो ये गलत होगा। इसी प्रकार यहाँ पर दे आर प्रीफरिंग अगर हम कहेंगे तो गलत होगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ब्स ऑफ थिंकिंग एंड नोइंग। जो भी वर्ब्स ऑफ थिंकिंग और नोइंग होती है वो भी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं और इनका प्रयोग भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करेंगे। जैसे सी नोज द आंसर। तो यहाँ पर जो ये नो वर्ब है ये एक स्टेटिव वर्ब है और इसलिए इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया गया है। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल देखिए, आई बिलीव इन हार्ड वर्क। यहाँ पर बिलीव भी एक स्टेटिव वर्ब है और इसका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करेंगे। यहाँ पर हम ऐसा नहीं कह सकते सी इज़ नोइंग। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर हम ऐसा नहीं कह सकते आई एम बिलीविंग। तो अगर हम इनका प्रयोग यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे तो सही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ बीइंग एंड अपीयरेंस। तो वर्ब्स ऑफ बीइंग और अपीयरेंस जो भी होती हैं उनका प्रयोग भी हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। जैसे ही सीम्स टायर्ड। यहाँ पर सीम वर्ब एक स्टेटिव वर्ब है और इसलिए इसका प्रयोग देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया गया है। नेक्स्ट है दिस बुक लुक्स इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर लुक जो वर्ब है ये एक स्टेटिव वर्ब की तरह यहाँ पर प्रयोग की गई है, तो इसलिए इसका प्रयोग भी यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही स्टेटिव वर्ब्स को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज़ करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बिल्कुल यूज़ ना करें, ऐसा नहीं है। कई बार हम स्टेटिव वर्ब्स को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज़ करते हैं। ऐसा तब होता है जब किसी स्टेटिव वर्ब का मीनिंग उसके मूल मीनिंग से अलग होता है। ठीक है, जैसे देखिए ये यहाँ पर थिंक वर्ब है। अब थिंक वर्ब का मीनिंग अगर राय रखना है या लगना है, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ मुझे लगता है, तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। जैसे आई थिंक ही इज़ राइट, मुझे लगता है कि वो सही है। ठीक है, वो सही कह रहा है। तो यहाँ पर जो थिंक वर्ब है इसका मीनिंग राय रखना, मतलब मेरी राय है कि वो सही है। तो यहाँ पर इसका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। यहाँ पर हम ऐसा नहीं कहेंगे आई एम थिंकिंग। ठीक है, लेकिन अगर एक प्रोसेस को रेफ़र करने के लिए, मतलब हमारे माइंड में सोचने की प्रक्रिया को रेफ़र करने के लिए अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोग हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। ऐसे में इसका मीनिंग होगा सोच विचार करना। ठीक है, जैसे आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर, मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। मतलब जब मैं ये कहता हूँ आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर, तो इसका मतलब मेरे माइंड में एक प्रोसेस जारी है। ठीक है, जिस समय मैं बोल रहा हूँ उस समय मेरे माइंड में सोचने की जो प्रक्रिया है वो जारी है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है ना ये टेम्परेरी है। तो इस प्रकार हम टेम्परेरी मीनिंग को रेफ़र करने के लिए जो है थिंक वर्ब का प्रयोग हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हैव।
हैव का प्रयोग अगर स्वामित्व रखना के अर्थ में किया जाए तो इसका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, कॉन्टिन्यूस में नहीं करेंगे। जैसे आई हैव ए कार, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग स्वामित्व रखना, ठीक है, अधिकार रखना, प्रभुत्व रखना, तो ऐसे अर्थ में इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करेंगे। यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे आई एम हैविंग ए कार। लेकिन अगर हैव का प्रयोग हम अनुभव करना, कोई चीज़ एक्सपीरियंस करना के अर्थ में करेंगे तो फिर हम इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूस टेंस में कर सकते हैं। जैसे आई एम हैविंग ए ग्रेट टाइम, ठीक है ना, इसका मतलब है आई एम एन्जॉइंग ए ग्रेट टाइम, आई एम एक्सपीरियंसिंग ए ग्रेट टाइम। तो यहाँ पर हैव का प्रयोग एक्सपीरियंस या एन्जॉय करने के अर्थ में हुआ है, तो ऐसे में हम इसका प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कर सकते हैं। लेकिन अगर स्वामित्व रखना, किसी चीज़ पे अधिकार रखना के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाए तो हम इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करेंगे। नेक्स्ट है सी वर्ब का मतलब अगर देखना है, ठीक है, विदाउट एफर्ट देखना है। जैसे हमारी आंखें खुली हैं तो हमारे सामने कोई चीज़ है वो हमें दिखेगी, हम प्रयास भी नहीं करेंगे तब भी दिखेगी, तो ऐसे में हम इसका प्रयोग इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, ठीक है। जैसे आई सी द माउंटेन्स, जैसे मेरे सामने माउंटेन्स हैं तो जाहिर सी बात है अगर मेरी आंखें खुली हैं तो विदाउट एफर्ट भी मैं उनको देख पाऊँगा। तो इस प्रकार इसका प्रयोग देखिए यहाँ पर इंडेफिनिट टेंस में हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो जब सी का प्रयोग देख पाना के अर्थ में है, विदाउट एफर्ट, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं हमारी खुली आंखों से, तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। लेकिन अगर इसका प्रयोग हम मिलना या समझना के अर्थ में करें तो फिर हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई एम सीइंग ए डॉक्टर टुडे, मैं आज एक डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सी का प्रयोग देखना नहीं है, यहाँ पर इसका प्रयोग है मिलना, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट है बी। देखिए बी का प्रयोग हम स्वभाव को बताने के लिए करें, जैसे सी इज़ काइंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हुआ है। लेकिन अगर हम टेम्परेरी बिहेवियर को रेफर करने के लिए इसका प्रयोग करें तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कर सकते हैं। जैसे सी इज़ बीइंग रूड टुडे, वो आज रूड दिखाई दे रही है, मतलब रूड जैसा व्यवहार कर रही है, ठीक है। लेकिन ये जो उसका व्यवहार है ना, ये टेम्परेरी है, ऐसा नहीं कि परमानेंटली वो रूड रहेगी। तो यहाँ पर हम एक टेम्परेरी बिहेवियर को शो करने के लिए यहाँ पर बी का प्रयोग हम कर रहे हैं, तो ऐसे में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट। देखिए अगर हम किसी चीज़ का टेस्ट बताना है, ठीक है, किसी वस्तु का टेस्ट बताना है, तो ऐसे में हम इसका प्रयोग इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, कॉन्टिन्यूस में नहीं करेंगे। ऐसे में जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, वो सबसे पहले होता है, ठीक है, मतलब जिस चीज़ का टेस्ट बताना है वो सब्जेक्ट बनता है, उसके बाद ये वर्ब यूज़ होती है। तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। जैसे दिस सूप टेस्ट गुड, तो यहाँ पर देखिए टेस्ट वर्ब को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर एक स्टेट को बता रही है, ठीक है। और इससे पहले जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का वो है सूप, तो मतलब हम जिसका टेस्ट बता रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है, तो ऐसे में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम किसी चीज़ का स्वाद ले रहे हैं, किसी चीज़ को चख कर देख रहे हैं, तो ऐसे में फिर इसका प्रयोग हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कर सकते हैं। जैसे सी इज़ टेस्टिंग द सूप, तो यहाँ पर देखिए इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ किया गया है क्योंकि मैं यहाँ पर कहा गया है कि सी है वो सूप का टेस्ट, सूप को टेस्ट कर रही है। मतलब यहाँ पर जो डूअर है ना इस वर्ब का, ये एक कोई पर्सन है, यहाँ पर जो डूअर है ये वो वस्तु है जिसका टेस्ट हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आती है कि भाई ये जो वर्ब्स हैं, मतलब कुछ स्टेटिव वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको अगर हम स्टेट को दर्शाने के लिए अगर उनका प्रयोग करें, ठीक है, किसी चीज़ की अवस्था को बताने के लिए उसका प्रयोग करें, तो हम इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे। लेकिन अगर इनका प्रयोग हम किसी टेम्परेरी एक्शन या टेम्परेरी बिहेवियर को बताने के लिए अगर इनका प्रयोग करते हैं या टेम्परेरी सिचुएशन को बताने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, तो हम इनका प्रयोग जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी कर सकते हैं। आइए अब कुछ ऐसी और स्टेटिव वर्ब्स के बारे में बात करते हैं जिनका मीनिंग अगर उनके मूल मीनिंग से अलग हो तो उनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। हम लेते हैं अपीयर वर्ब को। देखिए अपीयर का प्रयोग अगर हम प्रतीत होना या लगना के अर्थ के लिए करते हैं तो ऐसे में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अपीयर का अर्थ अगर लगना या प्रतीत होना होगा तो फिर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे। जैसे सी अपीयर सैड, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक परमानेंट स्टेट का बोध हो रहा है, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। लेकिन अपीयर का प्रयोग जो है परफॉर्म के अर्थ में भी किया जाता है, ठीक है। हम अपीयर वर्ब का प्रयोग परफॉर्म के अर्थ में भी करते हैं, तो ऐसे में जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पॉसिबल है, ठीक है। जैसे माई फेवरेट सिंगर इज़ अपीयरिंग एट द क्लब टुनाइट, तो इसका मतलब है कि माई फेवरेट सिंगर इज़ परफॉर्मिंग एट द क्लब टुनाइट। उसके बाद आती है हैव वर्ब। देखिए हैव को जब आप
वर्ब ऑफ पोजेसन के तरह यूज करते हैं तो फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे में हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। जैसे आई हैव ए कार, यहाँ पर हैव को एक वर्ब ऑफ पोजेसन की सेंस में यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर इसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा है। यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं आई एम हैविंग ए कार, तो फिर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हैव का प्रयोग वर्ब ऑफ पोजेसन के लिए यहाँ पर हुआ है। लेकिन अगर आप हैव को एक्सपीरियंस, ईट, ड्रिंक, टेक इन अर्थों में यूज करते हैं तो फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पॉसिबल है। ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं आई एम हैविंग फन नाउ, तो यहाँ पर हैव का अर्थ है एक्सपीरियंस। इस सेंटेंस का मीनिंग है आई एम एक्सपीरियंसिंग फन नाउ। नेक्स्ट देखिए ही इज़ हैविंग ए बाथ, तो यहाँ पर देखिए हैव को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ किया गया क्योंकि यहाँ पर इसका अर्थ है टेक। ही इज़ हैविंग ए बाथ, इसका मतलब है ही इज़ टेकिंग ए बाथ। नेक्स्ट देखिए ही इज़ हैविंग टी, तो यहाँ पर भी देखिए हैव को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ किया गया क्योंकि यहाँ पर हैव का अर्थ है ड्रिंक। ही इज़ हैविंग टी, इट मीन्स ही इज़ ड्रिंकिंग टी। नेक्स्ट देखिए ही इज़ हैविंग हिज मील, तो यहाँ पर भी देखिए हैव को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ किया गया क्योंकि यहाँ पर हैव का अर्थ है ईट। ही इज़ हैविंग हिज मील, इट मीन्स ही इज़ ईटिंग हिज मील। ठीक है, तो अगर आप हैव को एज ए वर्ब ऑफ पोजेसन यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करेंगे, आप ऐसे में इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हैव को एक्सपीरियंस, ईट, ड्रिंक, टेक इन अर्थों में यूज करते हैं तो आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हियर। हियर का अर्थ अगर सुनना हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पॉसिबल है, लेकिन अगर हियर का अर्थ सुनाई देना है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स देखिए आई हियर सम अनबियरेबल साउंड हेयर, मुझे यहाँ पर कुछ अनबियरेबल साउंड सुनाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर सुनाई देना के अर्थ में हियर का प्रयोग हुआ है, मतलब अगर हमारे कान हैं और हमारे आसपास अगर शोर हो रहा है तो विदाउट एफर्ट भी हमें सुनाई देगा। तो जब कोई चीज़ विदाउट एफर्ट हमारे प्रयास करने के बिना भी जो चीज़ हमें सुनाई देती है तो ऐसे में हम जो है हियर को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे में हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आई हियर सम अनबियरेबल साउंड हेयर, मुझे यहाँ पर कोई अनबियरेबल साउंड सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर अगर साउंड हो रही है, आवाज़ हो रही है मेरे आसपास तो मुझे सुनाई देगी, मैं प्रयास नहीं करूँगा तब भी सुनाई देगी। ठीक है, उस पर मैं कंट्रोल भी नहीं कर सकता। तो इस अर्थ में मुझे यहाँ पर हियर को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आई एम हियरिंग द म्यूजिक नाउ, मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ इस समय। तो यहाँ पर देखिए जब मैं म्यूजिक सुनूंगा तो इसका मतलब मैं एफर्ट लगाऊंगा उसमें। ठीक है, मैं वहाँ पर एफर्ट लगाऊंगा, तो वहाँ पर मैं इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट है इफ़ यू लिसन टू समवन गिविंग हिज ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर आप किसी ऐसे पर्सन की बात सुनते हैं जो आपको अपनी ओपिनियन दे रहा है या कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ऐसे में भी आप जो है हियर को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिख सकते हैं। जैसे आई एम हियरिंग फ्रॉम पीपल दैट द सर्किट वाज कॉज ऑफ द फायर, मतलब मैं लोगों से सुन रहा हूँ कि भाई आग का कारण जो है वो क्या था, सर्किट था। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर मैंने जो हियर वर्ब है उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ किया है। नेक्स्ट है व्हेन समवन हियर्स समथिंग टू मेक ए डिसीजन, मतलब जब कोई व्यक्ति कोई चीज़ इस पर्पज से सुनता है कि उसे डिसीजन देना है उस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो ऐसे में भी हम जो है हियर को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे द जज इज़ हियरिंग द केस, तो यहाँ पर जज जो है पहले बात को सुनेगा, ठीक है, दोनों पक्षों को सुनेगा और फिर उसे डिसीजन देना है। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए हियर को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ किया गया। तो इस प्रकार से आपको हियर वर्ब को यूज़ करना है। हियर का अर्थ अगर सुनना है, ठीक है, एफर्ट लगा के सुनना है, तो फिर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ कर लेना है। लेकिन अगर विदाउट एफर्ट कोई चीज़ आपको सुनाई दे रही है, आपने प्रयास भी नहीं किया और वैसे ही आपके पास अगर कोई साउंड हो रही है, कोई आवाज़ आ रही है और फिर आपको सुनाई दे रही है, तो वहाँ पर आप जो है हियर को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा अगर आप किसी ऐसे पर्सन की बात सुन रहे हैं जो आपको ओपिनियन दे रहा है अपनी या कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वहाँ पर आप हियर को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई पर्सन किसी चीज़ को मतलब इस पर्पज़ से सुनता है किसी बात को कि उसे उस बात को लेकर आगे डिसीजन देना है, तो फिर वहाँ पर भी आप हियर को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद है अगर आप हियर को किसी पर्सन ने जो कुछ कहा है उसकी बात को समझने के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप हियर को जो है कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आर यू हियरिंग मी। नेक्स्ट है लुक। लुक का अर्थ अगर दिखाई देना है, ठीक है, तो आप वहाँ पर लुक को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे। जैसे सी लुक्स सैड, तो यहाँ पर एक परमानेंट अपीयरेंस दिख रही है सी की, तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको यूज़ किया गया है। लेकिन अगर ये अपीयरेंस टेम्परेरी है तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे सी इज़ लुकिंग सैड टुडे। ठीक है, तो एक तो आप इस सेंटेंस को पढ़िए, इस सेंटेंस को पढ़िए, यहाँ पर परमानेंट स्टेट का बोध हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर टुडे आने की वजह से यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैं जो सी की जो अपीयरेंस है ना वो टेम्परेरी अपीयरेंस है, उसको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि भाई वो आज सैड दिखाई दे रही है और दिन सैड दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि इसकी टेम्परेरी अपीयरेंस यहाँ पे जो है दिख रही है, तो यहाँ पर मैंने लुक को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ किया है। उसके बाद है लुक के बाद अगर एट आपको दिखाई दे, तो ऐसे में लुक का मतलब होता है देखना, ठीक है, दिखाई देना नहीं, देखना। तो ऐसे में आपको इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे दे आर लुकिंग एट द बैगर। ठीक है, उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि अगर लुक के बाद कोई प्रीपोजिशन दे रखी है तो आप इसको जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी देखिए प्रीपोजिशन है दे आर लुकिंग एट द बैगर, और इस सेंटेंस को देखिए दे आर लुकिंग इनटू द केस। ठीक है, तो यहाँ पर जो लुक है ये एक एक्शन वर्ब बन जाती है। जब हम लुक के बाद कोई प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं तो ये एक एक्शन वर्ब बन जाती है, तो ऐसे में हम इसको जो है कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लुक का अर्थ अगर दिखाई देना है, दिखना, प्रतीत होना, ठीक है, तो ऐसे में हमें फिर देखना है कि भाई जो किसी की अपीयरेंस अगर बताई जा रही है, मतलब लुक को अगर आप दिखाई देना के अर्थ में यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आप किसी की अपीयरेंस बता रहे हैं, और ऐसे में अगर वो अपीयरेंस परमानेंट है तो आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे। और अगर कोई ऐसा वर्ड है जो आपको बता रहा है कि वहाँ पर टेम्परेरी अपीयरेंस का बोध हो रहा है, तो वहाँ पर आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिस। मिस को अगर आप रिमेंबर की सेंस में यूज़ करते हैं, याद करना की सेंस में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप मिस को लूज़ एन अपॉर्चुनिटी की सेंस में यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई मिस माई ग्रैंड मदर वेरी मच, मुझे मेरी दादी माँ जो है ना बहुत याद आती है। तो यहाँ पर मिस को मैं रिमेंबर की सेंस में यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं कर सकता। मैं ऐसे नहीं कर सकता आई एम मिसिंग माई ग्रैंड मदर। ठीक है, आई मिस माई ग्रैंड मदर वेरी मच, इट मीन्स आई एम सैड बिकॉज माई ग्रैंड मदर इज़ नॉट हेयर या इज़ नॉट विद मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, पल्लवी इज़ मिसिंग हर फेवरेट टीवी सीरियल। तो यहाँ पर देखिए मिस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर मिस को रिमेंबर की सेंस में यूज़ नहीं किया बल्कि लूज एन अपॉर्चुनिटी की सेंस में यूज़ किया गया। पल्लवी इज़ मिसिंग हर फेवरेट टीवी सीरियल, इसका मतलब पल्लवी इज़ नॉट देयर टू सी हर फेवरेट टीवी सीरियल। ठीक है, तो ऐसे में हम जो है मिस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मिस को दो अर्थों में यूज़ किया जाता है, एक तो रिमेंबर मतलब याद करना, एक मिस को हम यूज़ करते हैं लूज एन अपॉर्चुनिटी, मतलब कोई मौका था, अवसर था, लेकिन हमने वो गंवा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में हम फिर जो है मिस को कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सी। सी का मतलब अगर देखना हो या अंडरस्टैंड करना हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पॉसिबल नहीं है। जैसे आई सी हर, ठीक है, यहाँ पर मैं उसको देख रहा हूँ, तो यहाँ पर देखना, सी का अर्थ क्या है, देखना, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको रखा है। नेक्स्ट है आई सी व्हाट यू मीन, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारा क्या अर्थ है, तो यहाँ पर सी का मतलब है अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ किया गया है। ठीक है, आई सी व्हाट यू मीन, इट मीन्स आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, तो यहाँ पर सी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको यूज़ करना है। तो इस प्रकार से सी को जब आप देखना या अंडरस्टैंड की सेंस में यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से बचकर चलें, आप वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करें। लेकिन अगर आप सी को विजिट, कंसल्ट या मीट की सेंस में यूज़ करते हैं तो फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पॉसिबल है। जैसे आई एम सीइंग द डॉक्टर, इट मीन्स आई एम विजिटिंग द डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी को हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट स्मेल। स्मेल का अर्थ अगर गिव स्मेल या हैव स्मेल हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पॉसिबल नहीं है। ऐसे में क्या होगा, स्मेल वर्ब होगी, ठीक है, हम यहाँ स्मेल वर्ब यूज़ करेंगे और यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट होगा जिसकी हम स्मेल की बात कर रहे हैं, मतलब जो स्मेल दे रहा है, और कैसी स्मेल दे रहा है वो आगे एक एडजेक्टिव के द्वारा हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक एडजेक्टिव होगा जो बताएगा कि स्मेल कैसी है। तो इस स्ट्रक्चर में अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट जो है इंडेफिनिट टेंस में ही हम इसको यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ऐसे में पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, द कॉफ़ी स्मेल्स गुड, जो कॉफ़ी है उसमें अच्छी स्मेल आ रही है। तो यहाँ पर देखिए
ये स्मेल वर्ब हमने यूज़ की। इससे पहले वो ऑब्जेक्ट है जिसकी स्मेल की बात हम कर रहे हैं, और स्मेल कैसी है ये एडजेक्टिव यहाँ पे यूज़ कर रखा है। ठीक है, तो द कॉफ़ी स्मेल्स गुड, इट मीन्स द कॉफ़ी हैज़ ए गुड स्मेल। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमने स्मेल वर्ब यूज़ की, ठीक है, और यहाँ पर इसका जो सब्जेक्ट है वो हमने किसी पर्सन को बनाया जो कि इस एक्शन को कर रहा है, तो फिर हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में जो ये एडजेक्टिव यूज़ किया था ये भी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही इज़ स्मेलिंग द कॉफ़ी, तो यहाँ पर देखिए ही इज़ इन्वॉल्व इन द एक्ट ऑफ स्मेलिंग। तो यहाँ पर स्मेल का अर्थ क्या है? एक्ट ऑफ स्मेलिंग। तो एक्ट ऑफ स्मेलिंग मतलब स्मेलिंग के एक्शन को परफॉर्म करने वाला अगर यहाँ पर इसका सब्जेक्ट है, तो ऐसे में फिर ये स्मेल जो वर्ब है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों स्ट्रक्चर एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं। देखिए स्मेल वर्ब हमने यूज़ की, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हमने, भाई किसके स्मेल की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर वो स्मेल कैसी है इसके लिए हमने एक एडजेक्टिव यूज़ किया। इस स्ट्रक्चर में अगर आप स्मेल यूज़ करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्मेल वर्ब यूज़ करते हैं और फिर यहाँ पर एक डूअर है, मतलब कोई पर्सन है जो इस एक्शन को कर रहा है, ठीक है, सूंघना, स्निफ करना, और यहाँ पर फिर जो ऑब्जेक्ट है इसका वो वस्तु है जिसकी स्मेल की बात हो रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर तो ये वस्तु है पहले, यहाँ फर्स्ट केस में जो वस्तु है स्मेल से पहले, लेकिन सेकंड केस में जो वस्तु है वो स्मेल के बाद। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है ना जिसकी स्मेल की बात हो रही है, तो वो यहाँ पर बाद में है, यहाँ पर एक पर्सन है। ठीक है, तो ऐसे में फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ नहीं करेंगे फर्स्ट केस में। ठीक है, तो ये यहाँ पर दोनों एग्जांपल्स इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है टेस्ट। टेस्ट के साथ भी ऐसा ही है। टेस्ट को अगर आप यूज़ करते हैं गिव टेस्ट या हैव टेस्ट तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप टेस्ट को एक्ट ऑफ टेस्टिंग के सेंस में यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पॉसिबल है। सेम यही सिचुएशन यहाँ पर है जैसी स्मेल के साथ थी। देखिए हमने लिखा टेस्ट, ये वर्ब यूज़ की, ठीक है, हम किसके टेस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर कैसा टेस्ट है वो यहाँ पर हमने एडजेक्टिव लिखा है उस टेस्ट को बताने के लिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे, कॉन्टिन्यूअस नहीं करेंगे यूज़। जैसे एग्जांपल देखिए द कॉफ़ी टेस्ट गुड, ठीक है, कॉफ़ी का स्वाद अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए ये टेस्ट वर्ब यूज़ की, किसके टेस्ट की बात हो रही है वो हमने यहाँ पे लिखा, और कैसा टेस्ट है वो हमने इसके बाद लिखा। ठीक है, तो इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम ऐसा नहीं कहेंगे द कॉफ़ी इज़ टेस्टिंग गुड। ठीक है, गलत हो जाएगा। द कॉफ़ी टेस्ट गुड इट मीन्स द कॉफ़ी हैज़ ए गुड टेस्ट। यहाँ पर देखिए ही इज़ टेस्टिंग द कॉफ़ी, कॉफ़ी को टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, हमने टेस्ट वर्ब यूज़ की, इससे पहले यहाँ पर वो पर्सन लिखा, मतलब जो डूअर है इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला, और यहाँ पर टेस्ट किसका टेस्ट, ठीक है, वो लिखा हमने यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ऐसा ही हुआ है, टेस्ट करने वाला कौन है, ही, और टेस्ट किसका टेस्ट, कॉफ़ी का। ठीक है, जिसका टेस्ट वो बाद में रखा है। तो ऐसे में फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पॉसिबल है। ही इज़ टेस्टिंग द कॉफ़ी इट मीन्स ही इज़ इन्वॉल्व्ड इन द एक्ट ऑफ टेस्टिंग। नेक्स्ट वर्ब है फील। फील को अगर आप यूज़ करते हैं हैव सम फीलिंग की सेंस में तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे द मसाज फील्स ग्रेट। उसके बाद है अगर फील के बाद आप दैट यूज़ कर रहे हैं, और ऐसे में फील का मीनिंग क्या हो जाएगा, लगना, कि मुझे लगता है। ठीक है, मुझे लगता है, आई फील दैट, मुझे लगता है कि, तो ऐसे में फिर फील को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखना है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होगा। तो ये दो केसेस हैं जहाँ पर हम फील को कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर तो फील का मीनिंग क्या है, हैव सम फीलिंग, और यहाँ पर फील का मतलब क्या है, लगना। ठीक है, मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, मतलब तो आई फील दैट। तो आप ये याद रखिए कि फील के बाद अगर आप दैट यूज़ कर रहे हैं तो ये जो फील है ना इसको आप कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन फील का अर्थ अगर हेल्दी है या टच करना है तो फिर आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, इसका मतलब क्या है, आई एम नॉट हेल्दी टुडे। ठीक है, तो यहाँ पर फील का मीनिंग क्या है, हेल्दी, तो यहाँ पर हमने इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ कर लिया। नेक्स्ट है द डॉक्टर वाज फीलिंग माई पल्स। तो यहाँ पर फील का मतलब है टच। द डॉक्टर वाज फीलिंग माई पल्स इट मीन्स द डॉक्टर वाज टचिंग माई पल्स। ठीक है, तो ऐसे में इसको आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही वर्ब्स में आते हैं अट्रैक्ट, लाइक, लुक, लव और साउंड। ठीक है, अट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, आकर्षित करना। जैसे द न्यू कैफ़े इज़ अट्रैक्टिंग ए लॉट ऑफ कस्टमर्स दीज डेज, मतलब नया कैफ़े इन दिनों बहुत सारे ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है। यहाँ पर जो ये अट्रैक्ट वर्ब है ये दर्शा रही है कि यह आकर्षण एक अस्थायी स्थिति है, मतलब एक टेम्परेरी स्थिति है जो अभी हो रही है लेकिन हमेशा नहीं रहेगी। मतलब ये जो न्यू कैफ़े है ये कस्टमर्स को केवल इन दिनों अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ये टेम्परेरी सिचुएशन है, ये हमेशा अट्रैक्ट नहीं करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेम्परेरी सिचुएशन को दर्शाने के लिए यहाँ पर देखिए अट्रैक्ट वर्ब को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ किया गया है।
नेक्स्ट है लाइक। लाइक का मतलब है तो पसंद करना। जैसे आई एम रियली लाइकिंग दिस बुक, तो वैसे तो लाइक का प्रयोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, लेकिन अगर हम लाइक के द्वारा किसी टेम्परेरी सिचुएशन को रेफ़र करें तो फिर वहाँ पर हम इसका प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। जैसे मुझे ये किताब सच में बहुत पसंद आ रही है, ठीक है, तो हम कहेंगे आई एम रियली लाइकिंग दिस बुक। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि जैसे मैंने बताया लाइक एक स्टेटिव वर्ब है और इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन कैजुअल इंग्लिश में अस्थायी फीलिंग को जोर देने के लिए, ठीक है, अस्थायी फीलिंग्स को, टेम्परेरी फीलिंग्स को जोर देने के लिए हम इसका प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ आई एम रियली लाइकिंग दिस बुक, मुझे ये किताब सच में बहुत पसंद आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे हमेशा ये किताब पसंद आती रहेगी, ठीक है, मैं अपनी प्रेजेंट की फीलिंग बता रहा हूँ और ये फीलिंग एक टेम्परेरी फीलिंग है। नेक्स्ट है लुक। लुक का मतलब है दिखना या देखना। जैसे यू आर लुकिंग ग्रेट इन दैट ड्रेस, तुम उस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो। यहाँ लुक का प्रयोग एक टेम्परेरी अपीयरेंस को दर्शाने के लिए किया गया है, इसलिए इसका प्रयोग देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया गया है। तो जब हम टेम्परेरी अपीयरेंस को दर्शाने के लिए लुक का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी सेंटेंस को देखिए, सी इज़ लुकिंग एट द मेन्यू राइट नाउ, ठीक है, सी इज़ लुकिंग एट द मेन्यू राइट नाउ, वह भी मेन्यू देख रही है। तो जब लुक का अर्थ देखना हो, मतलब देखना क्या होता है कि एक्शन होता है, तो जब लुक का अर्थ देखना हो तो इसे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में सामान्य रूप से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर लुक का प्रयोग किसी स्टेट को दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया हो तो फिर हम इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। जैसे सी लुक्स सैड, ठीक है, मतलब वो उदास दिखाई दे रही है, तो ये एक टेम्परेरी सिचुएशन नहीं है, ठीक है, ये एक टेम्परेरी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर हम इसको एक स्टेट को दर्शाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे सी इज़ लुकिंग सैड। नेक्स्ट लव। लव का मतलब है प्यार करना या बहुत पसंद करना। जैसे आई एम लविंग दिस वेदर, मुझे यह मौसम बहुत पसंद आ रहा है। तो लव जो है ना वो आमतौर पर एक स्टेटिव वर्ब्स होती है और इसका प्रयोग हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, लेकिन कुछ स्थितियों में इनफॉर्मल स्पीच में टेम्परेरी इमोशंस को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ आई एम लविंग दिस वेदर, तो इसका मतलब है कि ये मौसम मुझे हमेशा अच्छा नहीं आता रहेगा, लेकिन वर्तमान में जो मौसम है, जो वेदर है, वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो यहाँ पर हम एक टेम्परेरी सिचुएशन, मेरी जो टेम्परेरी फीलिंग है, टेम्परेरी इमोशन है, उसको मैं बता रहा हूँ। तो ये जो इमोशन है ना, मेरी फीलिंग है, ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि वेदर चेंज हो सकता है, कल वेदर चेंज हो जाए और मुझे अच्छा ना लगे। तो यहाँ पर मैं जो है मेरी टेम्परेरी फीलिंग बता रहा हूँ, मेरा टेम्परेरी इमोशन बता रहा हूँ, मतलब जो इमोशन या फीलिंग मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ एक टेम्परेरी है, ठीक है। तो इस ऐसे में हम इसका प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट है साउंड। साउंड का मतलब है लगना या सुनाई देना, ठीक है। जैसे दिस सॉन्ग इज साउंडिंग अमेजिंग विद दीज स्पीकर्स, यह गाना इन स्पीकर्स में बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन इसका प्रयोग भी हम इनफॉर्मली करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर देखिए हमने इसका प्रयोग जो है ना साउंड वर्ब को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो है किया है। तो साउंड भी आमतौर पर प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्रयोग की जाती है। जैसे दिस सॉन्ग साउंड्स अमेजिंग, ये जो सॉन्ग है ये बहुत ही अमेजिंग लगता है। लेकिन कुछ रेफरेंसेस में हम ज़्यादा भावात्मक प्रभाव डालने के लिए जो है इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये भी यहाँ पर एक टेम्परेरी सिचुएशन का बोध कराती है। जैसे अगर मैं कहता हूँ यह गाना इन स्पीकर्स में बहुत बढ़िया लग रहा है, तो हो सकता है कि कोई दूसरा स्पीकर अगर मैं यूज़ करूँ या किसी दूसरी सिचुएशन में वो गाना अच्छा ना भी लगे, लेकिन जो किसी मैं जिन स्पीकर्स की बात करूँ उन स्पीकर्स में वो अच्छा बज रहा है, ठीक है। तो ये भी एक टेम्परेरी सिचुएशन है। तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग टेम्परेरी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो है हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग होता वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इस प्रकार इन स्टेटिव वर्ब्स को आमतौर पर प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब कोई टेम्परेरी सिचुएशन को जोर देना हो तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी जो है स्टेटिव वर्ब्स को प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बस अपने माइंड में इतना याद रखिए कि अगर हम किसी परमानेंट स्टेट को रेफ़र कर रहे हैं, हम परमानेंट स्टेट को अगर रेफ़र कर रहे हैं, मतलब स्थायी जो है अवस्था को हम रेफ़र कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो ऐसे में हम स्टेटिव वर्ब्स को यूज़ करेंगे प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में। लेकिन अगर हम किसी टेम्परेरी सिचुएशन, किसी टेम्परेरी इमोशन, किसी टेम्परेरी फीलिंग, किसी टेम्परेरी बिहेवियर को रेफ़र कर रहे हैं स्टेटिव वर्ब्स के द्वारा, तो ऐसे में हम स्टेटिव वर्ब्स को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ कर सकते हैं।